नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए हम लोग जो आपकी परीक्षा होने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, इसके मॉक टेस्ट कर रहे थे। इसमें 5 मॉक टेस्ट हम लोगों ने कर लिए थे और ये आज हम लोग करेंगे छठा मॉक टेस्ट, ठीक है? इनको अगर आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन में जाके आप इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? और आप अपना स्कोर जान सकते हो। चलिए शुरू करें क्वेश्चन नंबर पहले से। ध्यान से देखो कह रहा है कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है काव्य प्रकाश। इस काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा ये जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश इसके रचनाकार हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ो जरा। सेकंड में कह रहा है कि समान पर्यायवाची समूह वाले विकल्पों का चयन कीजिए। तो ये जो विकल्प दिए हैं इनमें कौन से हैं कौन सा समूह है जिसके पर्यायवाची सारे के सारे एक ही हैं यानी कि समान हैं। अब इसमें लिखा है अधीर उतावला आतुर। ठीक। तो अधीर उतावला आतुर इसका सीधा सा आशय होता है आकुल बेचैन उद्विग्न। ये सारे के सारे सेम है। फिर लिखा है उल्था तर्जुमा और बेजोड़। ये बेजोड़ इनमें से अलग हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। अकिंचन तन्हा कंगाल। अकिंचन का मतलब होता है दरिद्र और कंगाल तन्हा तन्हा ये अकिंचन से संबंधित नहीं है। आगे लिखा है स्वत्व घड़ा आला। स्वत्व घड़ा और फिर लिखा है आला। स्वत्व का मतलब होता है अधिकार या हक या फिर दावा और घड़ा का मतलब होता है चोखा अच्छा बढ़िया। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें केवल और केवल ए पार्ट सही होगा। अच्छा इसमें मैं कुछ पर्यायवाची लिख रहा हूँ जो ऑप्शन में आपको दिए गए थे। इन्हीं से संबंधित पर्यायवाची समूह याद रखिएगा पूछे जा सकते हैं। जैसे अधीर। ठीक है? इसी से मिलता-जुलता एक शब्द है उतावला। इसी से मिलता-जुलता एक शब्द है आतुर। आप कितने आतुर हो? जैसे बेचैन। इसी से मिलता-जुलता है या हम कहें इसी का पर्यायवाची है। उद्विग्न। इस शब्द से भी आप परिचित होंगे। उद्विग्न। इसके अलावा आकुल। ठीक। तो ये सारे के सारे आपके पर्यायवाची हैं। वहीं अगर हम दरिद्र की बात करें तो जैसे अकिंचन शब्द ये दरिद्र के लिए आता है। इसका पर्याय हो जाएगा निर्धन। इसका पर्याय हो जाएगा दरिद्र और इसका हो जाएगा गरीब। साथ ही साथ एक शब्द और है जैसे मैं लिख दूं कंगाल। तो ये सारे के सारे पर्याय हैं एक दूसरे के। फिर मैं लिखूं अगर तन्हा यानी कि अकेला। वो तन्हा है, वो अकेला है, वो एकाकी रहना पसंद करता है। तो एकाकी है। अनन्य। ठीक है? या फिर अनन्य तो ये सारे के सारे आपस में पर्याय हैं। जैसे मैंने लिखा स्वत्व। इसका मतलब होता है अधिकार। एक तरह से तो स्वत्व और अधिकार ये पर्याय हो जाएंगे। जैसे हक या फिर दावा। ये सारे एक दूसरे के पर्याय हो जाएंगे। फिर हमने लिखा उल्था। हमने लिखा तर्जुमा। एक शब्द और हमने लिखा क्या लिखूं? उल्था तर्जुमा लिख दिया अनुवाद। और इसके अलावा भाषांतर। ये सारे के सारे आपस में पर्याय हो जाएंगे। इसके अलावा एक शब्द मैंने लिखा अच्छा। इसके अलावा ये बढ़िया है चोखा है। तो ये सारे के सारे पर्याय हैं एक दूसरे के। फिर हमने लिख दिया बढ़िया। कैसे हाल हैं? बढ़िया है। उम्दा है। तो ये पर्याय हो गया। घड़ा है। ठीक है? इसका भी अर्थ होता है अच्छा या फिर आला। तो ये सारे आपस में पर्याय हैं। ठीक याद रखो। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। आगे देखो 3 नंबर तीसरा। कह रहा है मुकुल किसकी रचना है? ये हो जाएगी सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये मैंने आपको इन्हीं मॉक टेस्ट में अगर आप 1 से लेकर आगे तक 6 तक आए हैं, तो आपने पढ़ा होगा। चौथे नंबर में कह रहा है दिव सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, यह संध्या संध्या इस शब्द को पकड़ो। कह रहा है सुंदर परिसी। यहाँ पर इस संध्या का संध्या मतलब एक ऐसी थिंग जिसमें चेतना नहीं है, यानी कि ये है अचेतन। और सुंदर परिसी ये है चेतना इसमें। तो हम अचेतन की तुलना कर रहे हैं चेतना से। ठीक जहां पर अचेतन वस्तु का चेतन के समान वर्णन हो या फिर हम कहें जब प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं उनकी तुलना इसको हम कह सकते हैं मानवीय आधार पर।
ठीक है? मानवीय क्रियाकलापों का यहाँ पर आरोपण हो, तो वहाँ पर एक अलंकार होता है, जिसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। याद रखें, मानवीकरण अलंकार ये कहाँ पर है? जहाँ अचेतन वस्तु का चेतन के समान वर्णन हो, चेतन के समान वर्णन हो, ठीक है? वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार, तो इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। आगे देखो, 5वें नंबर में क्या कह रहा है? गंगा मैया एक उपन्यास है, ये किसका है? ये है भैरव प्रसाद गुप्ता जी का। बी पार्ट इसका सही होगा, भैरव प्रसाद गुप्ता। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ कवि लिख रहा हूँ, जैसे एक मैंने लिखा, आपने हरिऔध साहब का नाम सुना होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो मैं शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ हरिऔध। अब इनसे संबंधित 2 बातें याद रखना, बहुत पूछी जाती हैं। पहली बात और दूसरी बात, कौन-कौन सी? अगर आपसे पूछे कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? कवि सम्राट की उपाधि, तो आप क्या बताओगे? ये उपाधि मिली है हरिऔध साहब को। एक और आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर पूछे कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, प्रथम महाकवि, ये किसे कहा जाता है? इन्हीं को हरिऔध साहब को। अच्छा, एक शख्स और हैं, आपने पढ़ा होगा साहित्य में, यानी हिंदी के साहित्य में, इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ये क्यों चर्चा में रहते हैं, या हम कहें इनके संबंध में एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, याद रखना। कहते हैं कि मधुप उपनाम से काव्यानुवाद कौन करता था? तो यही है मैथिली शरण गुप्त, याद रखो। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद ये कौन करता था? तो ये करते थे मैथिली शरण गुप्त साहब। ठीक है, वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। आंसर होगा इसका बी पार्ट। अब आ जाओ छठे में। सुन सिय सबके आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। इसमें कह रहा है कि कौन सा छंद है? सोरठा है, बरवय है, चौपाई है, या फिर दोहा है? बताइए। एक मैंने आपको बताया था छंद में चौपाई। ठीक, इस चौपाई की विशेषता क्या होती है? चौपाई की विशेषता ये होती है कि प्रत्येक चरण में इसमें 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16। तो अब एक चरण ये, तो आप इनको जोड़ लो, नीचे वाले में उठा लो जरा, इसको ही देख लो, चेक कर लो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 16। इसमें 16 मात्राएं हैं, अर्थात ये हो जाएगा चौपाई। ठीक है, और आगे बढ़ो जरा, 7वें में आ जाओ। कह रहा है जिस छंद के पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हों, वह छंद क्या कहलाता है? एक बात समझो, ये लिखा है पहला और ये लिखा है तीसरा। पहला तीसरा का मतलब हो गया कि विषम, ठीक, और ये है दूसरा, ये है चौथा, इसका मतलब सम। अर्थात एक होता है दोहा, गौर करना, दोहा में विषम चरण भी होते हैं। विषम चरण, आप विषम कह लो या फिर पहला और तीसरा कह लो, इसमें कुछ मात्राएं होती हैं। और एक होता है समचरण, समचरण कह लो या फिर दूसरा और चौथा कह लो, तो इसमें भी कुछ मात्राएं होती हैं। जो विषम चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो समचरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो वही आपसे पूछ रहा था कि विषम में 13 और सम में 11, वो कौन सा छंद होगा? आप बताओगे दोहा होगा। ठीक, वास्तव में दोहा मात्रिक अर्ध सम छंद है। चलो अब आ जाओ 8वें में। ये क्या कह रहा है? इनमें कौन सा परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? परिमाण में की मतलब क्या होता है? जब भी कभी परिमाण वाचक विशेषण होगा, इसका मतलब है कि वस्तु की मात्रा या फिर माप तौल का उसमें बोध होता है। माप तौल का बोध होगा, और यही होती है विशेषता परिमाण वाचक विशेषण की। अब इसमें देखो, 2 किलो सेब, इसमें वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है। अनगिनत तारे, ये गलत हो जाएगा। 10 लीटर पानी, इसमें भी हो रहा है। 50 गज जमीन, यहाँ भी हो रहा है। इसका बी पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने संख्यावाचक विशेषण भी पढ़ा होगा। तो ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संख्या या सर्वनाम का बोध होगा, वो होते हैं संख्यावाचक, लेकिन ये परिमाणवाचक नहीं होगा।
आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो आपने अष्टछाप के कवियों को पढ़ा होगा। ध्यान से देखो, ये मैंने लिखा अष्टछाप के कवि। ठीक है, अष्टछाप के कवि, गौर करना। इन कवियों को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक वल्लभ के शिष्य, वल्लभ के शिष्य के आधार पर, और एक तरफ विट्ठल नाथ के शिष्य, विट्ठल नाथ के शिष्य। ठीक, अब यहां पर आओ। वल्लभ के शिष्य कौन होंगे? जैसे सूरदास, जैसे परमानंद, ठीक है, जैसे कुंभन दास, कुंभन दास, या फिर हम कहें कृष्णदास, कृष्णदास। अब यहाँ पर आ जाओ विट्ठल में, इनके शिष्य कौन कौन है? जैसे नंददास, नंददास, या फिर चतुर्भुज, चतुर्भुज दास, या फिर गोस्वामी, ओ सॉरी, गोविंद दास, गोविंद दास कह लो या स्वामी कह लो। ठीक है, इसके अलावा छीत स्वामी, छीत स्वामी। तो ये 8 है टोटल। इन्हें कहा जाता है अष्टछाप के कवि। तो यहाँ पर है सूरदास। यहाँ पर देखो रसखान गलत हो जाएगा, सूरदास होंगे। विद्यापति, रसखान, ये बी पार्ट इसका सही होगा। 10वें में देख लो, इसमें कह रहा है कि कंगन का तत्सम रूप बता दो। ये होगा कंकण, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब ये लिखा है कंकती, इसका मतलब होता है कंघी। ये लिखा है कंटकी फल, कंटकी फल का मतलब क्या है? कटहल। ठीक है, ये लिखा है कंसारी, ये पर्याय है कृष्ण का। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 में देख लो। भाषा विज्ञान ने प्राकृत में कुल कितने भेद स्वीकार किए हैं? भाषा विज्ञान ने प्राकृत में 3 तो नहीं किए हैं, 4 भी नहीं किए हैं, ये किए हैं 5। इसका सी पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। नंबर 12 में कह रहा है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? लल्लू राम ने, या राजा राम मोहन राय ने, सदल मिश्रा ने, या फिर श्रद्धा राम फुल्लौरी ने? इसका डी पार्ट सही होगा, याद रखिएगा, श्रद्धा राम फुल्लौरी। नेक्स्ट देखो, कह रहा है हिंदी अकादमी के का जो शलाका पुरस्कार है सबसे पहले वो किसने दिया, किसे मिला, किसे दिया गया? शलाका पुरस्कार, हिंदी अकादमी का सबसे पहला शलाका पुरस्कार दिया गया था श्री विष्णु प्रभाकर जी को नहीं, तुलसीदास जी को भी नहीं दिया गया था, रामचंद्र शुक्ला जी को भी नहीं दिया गया था, और राम विलास शर्मा, इन्हीं को मिला था, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट देखो 14, इसमें क्या कह रहा है? अपने मत को मानने वाला के लिए सही शब्द कौन सा है? इसमें अ, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का क्वेश्चन है। स्वेच्छाचारी, इसका मतलब क्या होता है? स्वेच्छाचारी का सीधा सा तात्पर्य होता है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो ये सारे के सारे शब्द मैं यहाँ पर लिए लेता हूँ ब्लैक बोर्ड में। अब इसमें आप ध्यान देना, जैसे मैंने कहा आत्माभिमत, आत्माभिमत, इस शब्द को मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाला। ठीक, एक मैंने और शब्द लिया, मतानुयायी, मतानुयायी। अब आत्मा भी मत और मतानुयायी में अंतर क्या है? मतानुयायी का मतलब होता है मत के अनुसार चलने वाला। यहाँ अपना ही मत है, और यहाँ पर है मत के अनुसार, अनुसार चलने वाला। ठीक है, एक शब्द और दिया था आपको, ये था स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी। इसका मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार, अनुसार आचरण करने वाला। ठीक है, आचरण करने वाला। यहाँ तक बात समझ गए? तो ये बातें हैं जो आप याद रखो। ठीक, वापस आ जाओ। अपने मत को मानने वाला यानी अपने ही मत को मानने वाला, आंसर क्या हो जाएगा? आत्माभिमत। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? और इंद्र के पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, ये जो विबुध लिखा है ये देवता का पर्यायवाची है। ठीक, ये जिष्णु, ये लिखा है विधु, इंद्र का पर्यायवाची आपसे पूछा है ना?
अच्छा, ये जो विधु लिखा है, ये विधु किसका है? ये है चंद्रमा का, चंद्रमा। और ये तो राजा का पर्यायवाची हो गया, नरेंद्र। जिष्णु, ये है इंद्र का पर्यायवाची। आपका सी पार्ट सही होगा। देखो, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ कुछ पर्यायवाची, याद रखना इनको। कौन कौन से? बात हो रही है इंद्र की, तो इंद्र के पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं आपसे, याद रखो। जैसे शक्र या फिर जिष्णु। इसके अलावा शचीपति, शचीपति, देवराज। ठीक है, मधवा, ये भी इन्हीं का पर्यायवाची है, मधवा। पूरा था आएगा, पुरंदर। इसके अलावा जिष्णु, साथ ही साथ वज्रधर। इसके अलावा सुरेश, सुर मतलब देवता और उसके ईश। और सुरपति, सुरपति और भी कई सारे होते हैं, तो ये हैं इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची। ठीक। 15 का क्या हो जाएगा सही? जिष्णु। नेक्स्ट देखो 16। इसमें कह रहा है कि पा फा फा बा भा मा, ये जो व्यंजन है, ये कहाँ से बोल रहे हो? जब आप बोलते हो पा, तो आप यूज करते हो ओष्ठ का, यानी कि होंठ का। जस्ट वेट, कंठ नहीं होगा, ये होगा होंठ। कहाँ लिखा है? हाँ, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, कह रहा है सामासिक पदों, पुनरुक्त शब्द, युग्म शब्दों के मध्य कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं साधारण रूप से। ठीक है, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। कह रहा है निम्नलिखित में से अभ्यर्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? आपने यण संधि पढ़ा होगा और इसके कुछ रूल्स पढ़े होंगे। जैसे आप जब पढ़ते हो संधियों को, तो ई धन आ बराबर या, एक ये सिंपल सा फार्मूला है। आपने संधियों में ये सारे के सारे पढ़ रखे होंगे। अब जैसे इसी को अगर हम अभ्यर्थी में इम्प्लीमेंट करें, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा अभी प्लस अर्थी। इसका मतलब हो गया ई प्लस आ, ये क्या बन जाएगा? या, तो हो जाएगा अभ्यर्थी। ठीक, यानी कि आंसर होगा अभी प्लस अर्थी, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा का उपेक्षा, उपेक्षा का उपेक्षा भी होता है और अपेक्षा का अनपेक्षा भी होता है। कई सारी पुस्तकें हैं जहां पर आपको अनपेक्षा मिल जाएगा। अग्रज का क्या होता है? अग्रज का अनुज होता है। ठीक। इसके अलावा उन्नत का अवगत, ये भी गलत है। उन्नत का अवनत होगा, अवनत होगा। आदान का प्रदान। अब यहाँ पर जो गलत है, कह रहा है कि विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण कौन है? त्रुटिपूर्ण तो उन्नत है, ये लग रहा है। उन्नत का अवनत होता है, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में कह रहा है संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? इसे कहा जाता है गोधूल। संध्या और रात्रि के बीच का समय। अच्छा, इसमें एक शब्द लिखा है सायंकाल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संध्या का समय। संध्या का समय। सूर्यास्त मतलब सूर्य का अस्त होना। ठीक, सूर्य का अस्त होना। और ये लिखा है निशा, निशा मतलब हो गया रात्रि। तो इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट देखो 21। कह रहा है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 21। क्षीर का खीर, दही का दधी होता है, यही त्रुटिपूर्ण है, बी पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? विसरना या फिर भुलाव। इसका मतलब है विसरना, ये तद्भव हो जाएगा, है ना। और कह रहा है तत्सम, तत्सम तो इसका होगा विस्मृति, विस्मृति। ये लिखा है गेहूं का गोधूम, ये बिल्कुल सही है। पनही का पाहन, पनही का होता है उपानह, उपानह। पुराना, पुराना का हो जाएगा पुराण, और इसका पुरातन भी होता है, पुरातन। ठीक। कह रहा है सही बताइए, तो पुराण और पुरातन। और इसके अलावा ई पार्ट में क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कह रहा है तद्भव तत्सम का सही युग्म बताओ, तो गेहूं का गोधूम हो जाएगा। ठीक है, गेहूं का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये भी गलत है, ये गोहूम लिखा है।
जस्ट वेट, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सही से इसको। फिर से देखो, विसरना का तो हो जाएगा विस्मृत। गेहूं का गोहूम लिखा है, मैंने सोचा गोधूम लिखा है, ये गोधूम होगा। गोधूम तो ये भी गलत है ना। पनही का उपानय होता है, उपानय। और ये है पुराना, और पुराना का मतलब हो जाएगा पुराण। पुराण भी होता है और इसका पुरातन भी होता है। तो डी पार्ट इसका सही होगा, यही सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23। समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ये समश्रुत हैं, यानी कि देखने सुनने में लगभग लगभग समान लगते हैं, लेकिन जब आप इनका अर्थ करोगे तो ये अलग अलग अर्थ होता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ समश्रुत भिन्नार्थक लिख रहा हूँ। अली अली यानी हो जाएगा भौरा और सखी। फिर मैंने लिखा अर्जन, अर्जन यानी होता है कमाना। फिर मैंने लिखा अर्जुन, इसका मतलब हो जाएगा पांडव, पांडवों में से एक पांडव, जो कि अर्जुन नाम था। फिर मैंने लिखा चक्रवाक, ये जो चक्रवाक है इसका मतलब होता है चकवा पक्षी, चकवा पक्षी। फिर मैंने लिखा चक्रवात, जैसे ही चक्रवात मैंने लिखा इसका मतलब होता है बवंडर। ठीक है। मैंने लिखा गण, गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब होता है समूह। फिर मैंने लिखा गण्य, जिसे गिना जाए, यानी गिने जाने योग्य, गिने जाने योग्य। तो ये कुछ हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। 23 का हो जाएगा भौरा और सखी। 24 में आओ। 24 में क्या कह रहा है? किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर ये सारे के सारे होते हैं? तो इसका एक सीधा सा तात्पर्य है सूर, इसको उठा लो। इसके अर्थ होते हैं सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर ये सारे के सारे। इसके अलावा और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे मैंने लिखा सुरभि। इनके क्या अर्थ होंगे? जैसे सुगंध, इसका एक अर्थ होता है। गौ भी इसका अर्थ होता है। साथ ही साथ बसंत ऋतु भी इसका अर्थ होता है। ठीक। इसके अलावा मैंने एक शब्द और लिया, मैंने लिया हस्ती। हस्ती का मतलब हाथी, इसका एक शब्द होता है। और भी इसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे अस्तित्व, हस्ती, आपकी हस्ती क्या है, जैसे अस्तित्व। या फिर आपकी हैसियत क्या है। ठीक है। ये सारे के सारे अनेकार्थी हैं। तो इसका सूर सही सही हो जाएगा। 25 में आओ। 25 में कह रहा है गजट किस भाषा का शब्द है? ये गजट तो अंग्रेजी का है, सबको पता होगा। 26 में आओ। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद, ये एक उपसर्ग है, ये किस भाषा का है? दरअसल ये जो उपसर्ग है ये उर्दू का है, इसका संबंध उर्दू से है, उर्दू उपसर्ग। ठीक। और यहाँ पर आओ जरा, मैं दो तीन बातें आपको बताता हूँ बद से संबंधित। जैसे ही बद उपसर्ग का इस्तेमाल होता है, गौर करना, जैसे ही बद उपसर्ग का आप इस्तेमाल करते हो, इसका सीधा सा तात्पर्य होता है कि बुरा, कुछ बुरा होगा। जैसे इसी से मिलते जुलते जब आप उपसर्ग का इस्तेमाल कर देते हो तो शब्द बनते हैं बदमाश, यानी कि कुछ बुरा है इसमें, बदनाम। ठीक है। जैसे बद किस्मत, किस्मत के साथ कुछ बुरा हो रहा है। जैसे बदबू, खुशबू तो नहीं है, जो गंध है वो बदबू में परिवर्तित हो गई, जैसे बदहजमी। ये सारे के सारे शब्दों अगर बने हैं बद उपसर्ग का इस्तेमाल करके, तो इनका अर्थ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ से लगाया जाता है, कुछ बुरे से लगाया जाता है। वहां तक समझ पाए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। अब आ जाओ 27 में। इसमें क्या कह रहा है? डॉक्टर हरदेव पहाड़ी के अनुसार वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं पदबंध। ये डेफिनेशन याद रखो पदबंध की। आगे बढ़ो जरा। 28 में, आपके घर में इतने मेहमान आए, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। इतने, कुछ। देखो इनको काउंट तो किया जाता है, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, तो अनिश्चय वाचक हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है। 28 का। अब आगे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? सनक, सनक सवार हो गई, उसने हरकत की। तो ये दोनों ही स्त्रीलिंग है, ए पार्ट इसका सही होगा, स्त्रीलिंग है दोनों, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखो, आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है?
इसको आपाद मस्तक, द्वंद्व तो होगा नहीं, अव्ययी भाव होगा। यही बी पार्ट इसका सही है। अब यहाँ से रीजनिंग शुरू है, गौर करो। कह रहा है कि अरुण का जो मुंह है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। जैसे मैं यहाँ पर दिशाएं ड्रा करता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ, और ये हो गई साउथ। कह रहे जो अरुण का मुंह है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर ये है और पश्चिम ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अरुण ऐसे यहाँ इस तरफ है। ठीक, ये हो गया अरुण। क्या कह रहा है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो आपको सारा पता होना चाहिए कौन सा कहाँ डिग्री आएगा। ये जो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं और ये पूरा टर्न यहाँ से यहाँ ले ले तो ये होता है 90 डिग्री। अर्थात कह रहा है कि घड़ी की सुई की दिशा में, तो घड़ी पहले ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, तो घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूम गया। फिर घड़ी की सुई के विपरीत वो घूम रहा है 180। 180 घूम रहा है, इसका मतलब ये ठीक इसके विपरीत आ जाएगा। ठीक, यहाँ से सीधा सीधा जैसे ही 180 घूमेगा वो यहाँ पर आ जाएगा इस दिशा में। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब यहाँ से फिर 1 मिनट, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से वो विपरीत घूमेगा तो ऐसे ही तो घूमेगा विपरीत, और वो फिर से 90 पहुंच गया। मैंने कहा 90, ये है 90, और जब पूरा यहाँ तक चलाएगा तो वो 180 होगा। अब उसका मुंह किस दिशा में, उसका मुंह है ईस्ट साउथ, यानी पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व में यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखो, इस प्रकार से आप इस तरह के सवालों को कर सकते हो, बड़े इजी में, आसानी से और तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। अंक गणितीय संकेतों के मान दिए गए हैं, इनके अर्थ अलग अलग दिए गए हैं। जैसे माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है माइनस, और ये एक अंक गणितीय इक्वेशन दी गई है, 80 माइनस 10 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 40 प्लस 40। अब कह रहा है इसमें 40, इसका अगर मान 40 होगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले इनको ले लो। ये लिखा है 800, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 1/2, इसके बाद लिखा है 40, इसके बाद लिखा है फिर से 40, और हमें इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना लाना है, 40। अब यहाँ पर जो भी सिंबल थे उनको इस, ये जो ऑप्शंस दिए हैं इन सिंबल से परिवर्तित कर दो। जैसे माइनस लिखा था, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ लगा दो डिवाइड। ठीक, गौर करना। अब आगे लिखा था डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, यहाँ लगा दो मल्टीप्लाई। फिर लिखा था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई ही रहने दो। ये लिखा है गुणा का अर्थ है गुणा। फिर लिखा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस कहाँ पर है, ये है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो जरा, इसका मतलब हो जाएगा 80। भाई सबसे पहले बोर्ड मास लगाओगे तो बटे 10 नीचे आएगा, ये 80 बनेगा, इंटू 1/2 इंटू 40 माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 4 4 60 यानी 1600 माइनस 40, आंसर कितना होगा, 1560। ठीक है, अब ये लाना है 40, तो ये तो गलत हो गया, हटा दो, ये आपका विकल्प गलत हो गया। अब फिर से देखो, वही काम करना है आपको, ये सिंबल केवल और केवल परिवर्तित करने हैं। फिर से देखो, माइनस माइनस, अब ये ऑप्शन हटा दो, दूसरे ऑप्शन में आओ। माइनस का अर्थ है डिवाइड, फिर आगे लिखा है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, फिर आगे लिखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, फिर आगे लिखा है प्लस 40, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस। अब इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 40 माइनस 40। अब यहाँ प्लस 40 माइनस 40 तो गया, इसका मतलब हो गया 40, आंसर हो गया 40, 40 मैच कर गया, अर्थात बी पार्ट आपका सही है। ठीक, आगे आ जाओ 33 में। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए कथनों को सही मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा तर्कसंगत रूप से कथन का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 33, इसको सही करना है। कथन सबसे पहले पढ़ो, शहर एक्स में हानिकारक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन की वजह से वायु प्रदूषण अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। अब इसमें निष्कर्ष क्या है, सरकार को शहर में नए वाहन पंजीकरण पर रोक लगा देनी चाहिए। ये तो कुछ कहा नहीं गया है ना, तो ए पार्ट तो गलत हो जाएगा, पहला वाला। कुछ कहा गया होता इसके बारे में तो सही होता। आगे बढ़ो,
शहर एक्स के अंदर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन चलने पर रोक लगा देनी चाहिए। आम तौर पर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ध्यान दो, इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है क्योंकि शहर एक्स में हानिकारक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन की वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। तो फिर जो 15 साल से अधिक पुराने वाहन होते हैं, उन पर आमतौर पर रोक लगा दी जाती है। इसमें बी पार्ट सही होगा। 33 में केवल 2 पालन करता है। आगे देखो 34। 34 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि ये सेट दिए गए हैं। इन सेट से मिलता-जुलता कौन-सा चित्र है? एक तो ये बना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये और इसमें जो अंदर अ, ब्लैक स्पॉट दिए हुए हैं, ब्लैक कवर है अंदर। अब यहाँ पर 2 हैं, 1, 2, 1, 2, लेकिन ये तो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। 2 केवल और केवल 1 में है, अर्थात यही सही हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 35 में आओ। कह रहा है कि 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343 इसमें विषम पहचानना है आपको। विषम। आगे कोई संख्या है, नहीं है, वो नहीं, उस तरह का सवाल नहीं है। ये सारी की सारी सीरीज़ दी है, सारी संख्याएँ दी हैं। इनमें कह रहा है विषम बताओ। 8, 27 ये हो गया 2 का क्यूब, 8, 27 किसका क्यूब हो गया? 3 का, 64 किसका हो गया? 4 का। ये 10 है, ये 10 का स्क्वायर है। आगे 5 का क्यूब है, आगे 6 का क्यूब है और ये 343 7 का क्यूब है। अब देखो सारे क्यूब हैं, लेकिन ये जो 100 है ये स्क्वायर है, तो यही विषम हो जाएगा, डी पार्ट। 36 में आओ। कह रहा है 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 14वां है। दाईं ओर से का मतलब है यहाँ से, ये है 14वां और ये है विकास। उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा? 40 बच्चे हैं ना, तो 40 माइनस 14 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और यहाँ 3 2 प्लस 1 यानी कि 27वां, 27th हो जाएगा। 36 का 27, आंसर कौन सा होगा? 27वां, डी पार्ट। 37 में आओ, क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक वृत्त में 5 लोग ए बी सी डी और ई एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ई किनके बीच में बैठा है? तो सबसे पहले तो एक वृत्त ले लो, मान लेते हैं ये सर्किल है। ठीक, गौर करना। बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। तो बी के बाएं, बी को यहाँ बैठा लो और इसका बायां हो गया ये। ए के दाएं, ए को यहाँ बैठा लो, इसका हो गया दायां ये। कह रहा है ये एक ही व्यक्ति है, तो कोई एक व्यक्ति बैठा है। बी डी के दाएं बैठा है। बी डी के दाएं, यानी डी यहाँ पर होगा। भी तो बी, एक मिनट, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। डी बी के दाएं है, तो बी का दायां ये है और यहाँ पर है डी। ठीक। ए ई और सी के बीच में है। ए ये हो गया, ए ई और सी टोटल है कितने? 5 लोग, तो 1 2 3 4 और पांचवा ये हो जाएगा। ए ई और सी। अब यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ई होगा, या फिर यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर ई होगा। इस प्रकार से ए ई और सी के बीच में बैठा है, यही तो है मतलब। अच्छा, अब आगे पढ़ो। कह रहा है कि ई किनके बीच में बैठा है? तो ई या तो अगर यहाँ है ई, तो ए और डी के बीच में है। अगर ई यहाँ है तो ए और बी के बीच में है। अर्थात हम कुछ खास कह नहीं सकते हैं, तथ्य अपर्याप्त हैं। डी पार्ट सही होगा। ठीक है? तथ्य अपर्याप्त हैं। आगे कह रहा है आर यू सैम? री एआई की इसे कोड किया गया है। ऑल हेट यू, वी एल आई आर आई इसको कोड किया गया है। ऑल आर फेक इसे एम आई ए आई और एल आई कोड किया गया है। कह रहा है कि हेट को बताओ क्या कोड करेंगे। अब यहाँ पर आओ। ऑल हेट यू, यू यहाँ कॉमन है और यू यहाँ कॉमन है। ठीक। यहाँ पर वी ली री, यहाँ पर री कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया? यू का हो गया री। अब आगे बढ़ो। कह रहा है कि आर यू सैम, यू तो गलत हो गया, हटा दो इसको, यू तो हमने निकाल लिया, इसका मान क्या होगा? आगे लिखा है आल आर फेक। अब यहाँ देखो आर और यहाँ भी आर है और यहाँ एम आई ए आई एल आई ए आई, तो आर का हो जाएगा ए आई। यहाँ से भी आर कॉमन है ए आई के रूप में, आर हो गया ए आई। अब सैम का क्या हो जाएगा? के आई। ये हो गया सैम, ये हो गया के आई। ठीक।
आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। अब इसमें देखो लिखा है ऑल, और यहाँ भी लिखा है ऑल। ये है एम आई, ये है एल आई, ये है एल आई। अब यहाँ से ऑल का हो जाएगा एल आई, दोनों में कॉमन है, ऑल का है एल आई, तो ऑल का हो गया एल आई। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हेट, और बचा यहाँ क्या, वी, री, ली, यानी कि री भी हट गया, तो हेट का क्या बचेगा, हेट का बचेगा वी, एच ए टी ई, हेट का हो जाएगा वी। सी पार्ट इसका सही होगा। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 39 में इसमें कह रहा है कि रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात, ये है हमारा सार्वजनिक यातायात, और इसी सार्वजनिक यातायात में आती है रेलगाड़ी, इसी में आती है बस। बी पार्ट इसका सही होगा। 40 में आओ, 40 में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारी की सारी 7 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में बैठी हैं, सी का स्थान ए और डी के बीच में है। आओ देख लेते हैं इसको। सबसे पहले एक पंक्ति बना लो, ये, और यहाँ पर 7 बच्चियां हैं। जैसा जैसा कहता जाए बस वैसा वैसा करते जाओ। कह रहा है सी का स्थान ए और डी के बीच में है, तो हम इधर से बैठालना शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमने ए यहाँ पर बैठा दिया, फिर इसके बाद हमने डी यहाँ पर बैठा दिया। कह रहा है कि सी किसके किसके बीच में है, ए और डी के बीच में है, तो सी हमने यहाँ पर बैठा दिया। आगे पढ़ो। कह रहा है ई का स्थान एफ जी के बीच में है, तो अब इसके बारे में तो पता नहीं है, तो और आगे बढ़ जाओ। डी का स्थान डी एफ के बीच में है, तो डी यहाँ है, यहाँ हो जाएगा फिर बी, और यहाँ हो जाएगा एफ। 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ पर आ जाएगा, 7 है ना टोटल। आगे बढ़ो जरा, क्या कह रहा है, बी का स्थान डी एफ के बीच में है। ठीक हो गया। यदि डी एफ की, यदि ए जी का स्थान दोनों, ए व जी का स्थान दोनों सिरों पर है, तो ए ये हो गया और जी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। आगे इसको पढ़ो जरा। कहाँ गया, हाँ, ई का स्थान एफ और जी के बीच में है, एफ और जी के बीच में है ई, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। अब कह रहा है डी का स्थान किसके किसके बीच में है, तो डी ये किनके किनके बीच में है, ये है सी और बी के बीच में, अर्थात सी और बी। डी पार्ट सही होगा। ठीक। आगे आ जाओ 41 में। इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन और उनके संबंध में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़िए और निर्धारित कीजिए कि निष्कर्ष कौन सा निर्णय तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की जो निर्धारित तिथि है, उस तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए 10 रुपए का शुल्क अर्थदंड देता है। अब इसमें निष्कर्ष क्या है, पहला पढ़ो। महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा। ये तो कहा नहीं गया है इसमें कहीं कि महँगी पुस्तकों के लिए अधिक होगा, कमज़ोर होगा। ये तो गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा। क्या ये सही है? क्या इसके बारे में भी कहा गया है? इसके बारे में भी नहीं कहा गया है। कुल मिला के अगर आप विलंब से पुस्तकें देते हो तो ₹10 अर्थदंड लगेगा, बस इतना कहा गया है। महँगी सस्ती की बात ही नहीं की गई है। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। ठीक है? आगे बढ़ो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाओ। क्या कह रहा है? निर्देश दिए हैं, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर दें। पैसों का खर्च तार्किक निर्णय के आधार पर होना चाहिए, न कि बाध्यकारी या आवेगी व्यवहार के आधार पर। किसी को विक्रेता के संभावित गुप्त एजेंडा जैसे कि सेल, मुफ्त पेशकश आदि का शिकार नहीं होना चाहिए। कीमत वो है जिसका आप भुगतान करते हैं, मूल्य वो है जिसे आप प्राप्त करते हैं। इसमें कौन सा कथन अनुसरण करता है, यानी कौन सा कथन सही है, इस निस अ, इस निर्देश के आधार पर। जब आप किसी चीज़ के लिए भुगतान करते हैं, तो उसके मूल्य पर ध्यान दें। ये कहा गया है क्या? आगे कह रहा है कोई भी छूट सहित सेल उपभोक्ता के खिलाफ एक गुप्त एजेंडा होता है। लोग बाध्यकारी या आवेगी खर्च करते हैं और तार्किक समझ से खर्च नहीं करते हैं। विक्रेता जनता को धोखा दे रहे हैं। ये सारे के सारे आपके सामने कथन दिए हैं। इनमें कौन-सा सही है? पहला सही होगा, ए पार्ट। कह रहा है कि जब आप किसी चीज़ के लिए भुगतान करते हैं, तो उसके मूल्य पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑथर यही कह रहा है कि पैसों का खर्च तार्किक निर्णय के आधार पर होना चाहिए। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, 44। कह रहा है यदि बल्ला रैकेट है, रैकेट फुटबॉल है, अब सीधे आप यहाँ पर आओ, क्या पूछ रहा है, क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है? आपको पता है क्रिकेट खेला जाता है बल्ला के साथ। तो कह रहा है बल्ला तो हो गया रैकेट, तो हम क्रिकेट किसके से खेलेंगे? क्रिकेट खेलेंगे रैकेट के साथ। 45।
45 नंबर। 5 लड़के हैं ए, बी, सी, डी, ई, एक लाइन में खड़े हैं। तो 5 लड़के हैं, आप बना लो। ये हो गए 5 लड़के, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक? कह रहा है सी और डी के बीच में ए, सी और डी जैसा-जैसा कह रहा है बस वैसा-वैसा करते जाओ। यहाँ पर ले लो सी, यहाँ पर ले लो डी, इसके बीच में ए है। तथा डी और ई के बीच में बी खड़ा है। डी और यहाँ हो जाएगा ई, उसके बीच में बी खड़ा है। कौन सा जोड़ा उन लड़कों को प्रदर्शित करता है जो सिरों पर हैं? ये एक सिरे पर है, ये एक सिरे पर है, अर्थात सी और ई हो जाएगा बी पार्ट। 46 में आओ, क्या कह रहा है? कह रहा है अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का है, छोटा नागपुर का है, दक्कन का है, प्रायद्वीपीय पठार है या फिर ननापीस? इस तरह के क्वेश्चंस को आप मैप से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। जैसे मैं अगर भारत की बात करूं तो ये जो भारत का पूरा लोकेशन है, ये राजस्थान है ना, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर जब आप राजस्थान में आओगे तो जो ये वाला एरिया है यहाँ पर, ये है अरावली रेंज। ध्यान देना, ये है अरावली, अरावली रेंज। अच्छा, अब आप नीचे की तरफ आओ, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। यहाँ पर जब आप आओगे, गुजरात वगैरह वाला क्षेत्र, तो ये जो पूरी की पूरी रेंज है, ये रेंज है विंध्य रेंज, विंध्य रेंज, ठीक? और यहीं पर आप देखोगे, यहीं पर दक्कन का पठार मिलता है आपको, नीचे, दक्कन का पठार, अगर आपने मैप से बेहतर तरीके से ज्योग्राफी पढ़ी होगी। और इसी के बीच में ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये मालवा का पठार वाला इलाका है, ठीक है? ये क्षेत्र पड़ता है, ये क्षेत्र कहलाता है मालवा का पठार। और इसी में जब आप आगे आओगे झारखंड की तरफ, तो ये जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा यहाँ पर, छोटा नागपुर का पठार, ठीक? तो अब यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर है अरावली रेंज है और नीचे है विंध्यन रेंज। और इसके आगे जब आप पढ़ोगे, तो अरावली रेंज के ठीक आगे कुछ इस प्रकार से एक और रेंज बिखरी हुई है, ये इसको कहते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। लेकिन आपसे पूछा था जो ये मालवा का पठार है, या हम कहें अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा पठार है, तो ये पठार पड़ता है मालवा का, ठीक है? अब आप यहाँ पर देखो, ये ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। 47 में आओ, कह रहा है फसल चक्र आवश्यक है पादपों में प्रोटीन वृद्धि के लिए, तो बिल्कुल नहीं है, विभिन्न फसलों की प्राप्ति के लिए। ये भी गलत हो जाएगा, मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है, तो यही सही होगा, सी पार्ट। 48 में आओ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो धाराएं दी हैं, इनमें बताओ सुमेलित कौन सी नहीं है? ब्राजीलियन धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत में है, हम्बोल्ट गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में है, और अंगुलहास ये हिंद महासागर में है। अच्छा, इसको उठाओ जरा बी पार्ट को, हम्बोल्ट। और यहाँ पर आओ, दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ। हम्बोल्ट धारा, ठीक? मैं बात कर रहा हूँ हम्बोल्ट धारा की। अच्छा, इसको और किन नामों से जाना जाता है? इसे कहा जाता है पेरुवियन, पेरुवियन धारा, पेरुवियन धारा। सबसे पहले मुझे बताओ ये कहाँ पर है? तो आप जब दक्षिण अमेरिका को पढ़ते हो, जैसे ये दक्षिण अमेरिका, इस प्रकार से आपको मैप मिलेगा दक्षिण अमेरिका का। एंडीज पर्वत श्रृंखला कुछ इसी प्रकार से यहाँ से गई हुई है, ठीक है? ये जो पूरा का पूरा मैप है, यहीं पर चिली है और भी कई सारे, जैसे ब्राज़ील का बहुत सारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसी के आस-पास, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है हम्बोल्ट धारा। यहाँ पर आओ, 2-3 बातें इसमें लिख लो। कहाँ से संबंधित है? दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागर से ये धारा संबंधित है। दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक? और कैसी है ये? गर्म है या ठंडी है? आप बताओगे, ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। इसके अलावा और भी कई सारी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा बेगुल ह्रास, या हम कहें बेगुला धारा,
बेगुला की धारा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये चलती है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और ये एक ठंडी धारा है, ठंडी धारा। एक धारा का नाम और आपने सुना होगा, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। ये कैसी है? गल्फ, गर्म, यहां से शब्द एक निकल रहा है गर्म, अर्थात ये है गर्म धारा। याद रखिएगा। तो वापस आ जाओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, नहीं ये पूर्वी प्रशांत महासागर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आओ। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। हाल ही में की गई गिद्ध गणना में, गिद्ध गणना के पहले चरण के बाद मध्य प्रदेश में देश की सबसे अधिक गिद्ध आबादी दर्ज की गई है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। आगे कह रहा है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक संचालित है। हाँ, ठीक है। भारत विकास और सततता के साथ भारत विकास और सत्ता के साथ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। 50 में आओ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसे दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन द्वारा मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। ये बात है 2024 की, जब आनंद कुमार को नियुक्त किया गया था। लेकिन अब मई 2025 से एक शख्स हैं जिनका नाम है हिना खान। हिना खान, इसे टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हें टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो खैर ये 2024 के हिसाब से आपसे पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा आनंद कुमार। अब अगर करंट में पूछे तो ये मई 2025 की खबर है। मई 2025 में। क्वेश्चन नंबर 51 51 में देखो। कह रहा है कि सूची एक और सूची दो, ये दो सूचियां दी हुई हैं। एक तरफ संविधान में कुछ विषय दिए हुए हैं और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं। अब इनको आपको मैच कराना है, कौन सा सही है। आओ देख लो। विधानता नए राज्य को शामिल करना, ये किस आर्टिकल में आता है? नए राज्यों को शामिल करना आता है आर्टिकल नंबर 2 में। ठीक, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो। तो ए ये मिल जाएगा 2 से। समता का अधिकार ये कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 14 में। ये मौलिक अधिकार में से एक अधिकार है, आर्टिकल 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 22 में। ठीक है। और आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये आर्टिकल 111 में आता है। तो इस तरह से अब आप मैच करा लेना आपके ऑप्शन में। ठीक, यहां तक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे देता है। ये अनुच्छेद है 120 का 1, 120 का 1। ये आर्टिकल है जो अध्यक्ष को सदन में ये अनुमति देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को बोलने की अनुमति दे देता है उसकी मातृभाषा में। किसी भी व्यक्ति का मतलब किसी भी सदस्य को, यानी सदन का सदस्य। तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक आपसे सवाल पूछूं, मुझे बताओ। लोकसभा की कार्यवाही आपने पढ़ी होगी, जब आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? क्या बता सकते हो? शून्यकाल की अवधि। ये जो शून्यकाल की अवधि होती है वो 1 घंटे की होती है, याद रखिएगा। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो। 53 नंबर। कह रहा है कि दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। और आगे कह रहा है वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। याद रखिएगा, जब भी कभी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा उल्टा और छोटा होता है। आंसर हो जाएगा वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। ठीक। और उल्टा छोटा, और एक बात और है, ये वास्तविक बनता है। ये वास्तविक बनता है, उल्टा छोटा और वास्तविक। जब भी कभी एक बात समझो, जब भी कभी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो उल्टा हो, लेकिन उसका अनुभव इस आधार पर होता है कि वो सीधा दिखे। तो इसमें सी पार्ट सही होगा। आगे देखो 54, 54 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? इसमें भी वही बात है, सूची एक और सूची दो, ये दो सूचियां दी हुई हैं।
कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर बताइए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये किसने दिया? ये दिया ह्यूगो डी ब्रीज ने। विकास का सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन का है। और एक जीन एक एंजाइम, बीडल और टैटम नाम इनका सुना होगा। ओपेरॉन की अवधारणा ये जैकब मोनोड ने दी है। अच्छा, एक मैं और आपसे सवाल पूछता हूँ। मुझे क्या बता सकते हो कि उत्परिवर्तन किसे कहा जाता है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ उत्परिवर्तन। याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। अगर आपसे आपसे कहे कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, या हम कहें जीवों में अत्यधिक विविधता अत्यधिक विविधता का कारण किसे माना गया है? आप बताओगे ये कारण कहलाता है उत्परिवर्तन। ठीक है? तो यहाँ से अब आप मैच करा लेना कि कौन सा सही है। आगे देखो, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त, ये लिखा है रक्त, कौन सा रक्त धारा को प्रदूषित करके मौत उत्पन्न करता है? एस्बेस्टॉस के धूल कण, कैडमियम है, लेड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? यही है जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित करता है और मौत उत्पन्न करता है। टी पार्ट। आगे देखो 56 में, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। यहाँ फिर से आ गए स्थल है और एक तरफ तीर्थंकर हैं। कौन से तीर्थंकर कहाँ से सुमेलित रहे हैं? जैसे श्रावस्ती से रहे हैं संभवनाथ, चौथा हो जाएगा। काकंडी से कौन रहे हैं? ये रहे हैं सुविधिनाथ। ठीक, तीसरा। और इन्हें पुष्पदंत भी कहा जाता है, पुष्पदंत। इसके अलावा अयोध्या से रहे हैं ऋषभनाथ और पवोसा से रहे हैं पद्म प्रभु। तो अब आप मैच करा लेना। ठीक है? यहाँ पर मैं कुछ तीर्थंकर के नाम लिख रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इनके चिन्ह आप बताओगे। जैसे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह बताइए। जैसे आदिनाथ, प्रतीक चिन्ह बताइए। महावीर, इनका भी प्रतीक चिन्ह बताइए। और एक मैं लिख रहा हूँ शांतिनाथ, इनका भी प्रतीक चिन्ह बताइए। तो पार्श्वनाथ का है सर्प, आदिनाथ का क्या है? ऋषभ। ठीक, वृषभ। और महावीर का सिंह है। वहीं शांति का है हिरण, शांतिनाथ जी का हिरण है। तो ये बातें हैं, कुछ याद रखो। आगे देखो 57, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाना। ये बिल्कुल सही है। लोकमान्य तिलक पर आरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश नहीं, गलत है। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह की गिरफ्तारी, निर्वासन, पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, ये भी स्वदेशी आंदोलन का कारण नहीं था। चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड, ये भी कारण नहीं था। इसका एकमात्र कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाना। और इसकी घोषणा कब हुई थी, क्या बता सकते हो? ये जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन का मतलब, जैसे अगर हम भारत का मैप बनाएं तो भारत के पूर्व की तरफ ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में ये दो भाग बांटे जा रहे थे। इधर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और इधर हिंदू आबादी ज्यादा थी। तो कुल मिला के बांटो और राज करो नीति का ही एक ये भाग था बंगाल विभाजन। ठीक, तो इसकी घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी जुलाई में, जुलाई 2025 नहीं, जुलाई 1905 में घोषणा हुई थी। और उस समय जो वायसराय था, इसका नाम था कर्जन, कर्जन। और इसी दौरान एक डायलॉग काफी फेमस हुआ था, ये डायलॉग याद रखना, पूछा जाता है। डायलॉग था विभाजन, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, बम की तरह गिरा। तो ये है एक डायलॉग। और ये पूछा जाता है किसने कहा था? ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपसे सवाल पूछा जाए कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये वाक्य किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 58 में चलो, 58 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए, ध्यान दें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये दोनों ही राजनीतिक रूप से अलग अलग हो रहे थे। इन्हीं गतिरोधों को दूर करने के लिए एक CR फार्मूला आया था। ये कौन लाया था? ये लाए थे राजगोपालाचारी साहब। और कब आया? 1944 में, 1944 में। और ये देन थी सी राजगोपालाचारी की, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इन्हीं का था
फार्मूला जिसे कहा गया सीआर फार्मूला। और क्यों लाए थे? ताकि मुस्लिम लीग और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक गतिरोध थे उन्हें दूर किया जा सके। आगे बढ़ो जरा 59 में देखो। कह रहा है कि सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करो। एक में कह रहा है प्रिय प्रवास, ये इधर रचनाएं लिखी हैं और इधर जिन्होंने ये लिखा है उनके नाम लिखे हैं। प्रिय प्रवास ये अयोध्या प्रसाद हरिऔध की है क्या? ये अयोध्या सिंह। फिरदौसी प्रेमचंद्र अयोध्या प्रसाद, हाँ ठीक है, इंदिरा गांधी, तो ये हो जाएगा दूसरा। गबन किसकी है? ये है मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक। एटर्नल इंडिया, एटर्नल इंडिया ये रहेगी आपकी इंदिरा गांधी की और शाहनामा ये फिरदौसी की है। तो अब आप मैच करा लेना आगे। ठीक है। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं 60 में। क्वेश्चन नंबर 60। एक तरफ स्मारक दिए हैं और एक तरफ उनका स्थान दिया है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपको मिलेगा गेटवे, ये मुंबई में मिलेगा। ठीक है। गेटवे हो गया मुंबई में। विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट कहाँ है? ये लखनऊ नई दिल्ली में। इसके अलावा चार मीनार ये कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है हैदराबाद, तो चार मीनार हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है। इसके अलावा मैं तीन चार और मोनूमेंट्स लिखता हूँ, याद रखिएगा इनको। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे, एक शब्द आपने सुना होगा श्री हरिकोटा। यहाँ से परीक्षण बहुत होते हैं, तो श्री हरिकोटा ये कहाँ पर है? आप बताओगे, ये है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश। और वहीं सांची का स्तूप कहाँ पर है? आप सबको पता होगा, मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ है? रायसेन में। ये लोकेशन याद रखो, पूछी जाती है। अगर हम आपसे पूछें गुजरी महल, जस्ट वेट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे गुजरी, गुजरी महल ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर। एक और मुझे बता दो, ये मैं लिख रहा हूँ ताल उल मस्जिद, ताल उल मस्जिद ये कहाँ पर है? ये है भोपाल में, भोपाल। तो ये सारे के सारे याद रखो, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो 61। 61 में क्या कह रहा है? 61 में इसका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 24 अक्टूबर 1945, यानी कि ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं संयुक्त राष्ट्र से, इसके अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी इसका एक अंग है, तो बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। तो मुझे क्या बता सकते हो, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय न्यूयॉर्क में है, अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। ठीक। इसका हेडक्वार्टर मुझे बताओ। इसका हेडक्वार्टर है हेग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो 62, 62। इसमें कह रहा है कि उस व्यक्ति दलाल को क्या कहा जाता है जो आने वाले समय में शेयर मूल्यों में से होने वाली वृद्धि के सोच के साथ या तो उन शेयरों की बिक्री तत्काल रोक देता है या फिर उन्हें वर्तमान में सस्ते मूल्यों पर खरीदना शुरू कर देता है। इसे कहा जाता है तेजड़िया या फिर इसे कहा जाता है मंदड़िया। इसे कहा जाता है तेजड़िया। ठीक है। 63 में आओ। 63 में क्या कह रहा है? कह रहा है सूची एक और सूची दो को मिलाइए और सही उत्तर तक पहुंचिए। राजवंश दिए हैं और एक तरफ राजधानी दी है। पल्लव इनकी राजधानी क्या थी? पल्लव की राजधानी थी कांची। पांड्य की राजधानी क्या थी? पांड्य की राजधानी थी देवगिरी। और यादवों की राजधानी थी, यादव की, एक मिनट, यादव की देवगिरी थी, यादवों की थी देवगिरी। और पांड्य की क्या थी? पांड्य की थी मदुरा। ठीक है। बचे काकती, काकती की होगी वारंगल। ये सही है। अच्छा, एक महिला राजकुमारी का आपने नाम सुना होगा, या हम कहें महिला शासिका का आपने नाम सुना होगा। इनका नाम है अ, रुद्रमा। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। महिला शासिका रुद्रमा ये किस वंश से संबंधित थी, बता सकते हो? ये थी काकतीय। ये काकतीय वंश से संबंधित थी। ठीक। याद रखिए। चलिए, ये तो है क्वेश्चन नंबर 63। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 64 में। सूची एक और सूची दो को मिलाइए और यहाँ पर नाभिकीय शक्ति केंद्र दिए हैं और एक तरफ राज्य दिए हैं। इसमें से कुछ नाभिकीय शक्ति केंद्रों को आपको मैच कराना है, जैसे कोटा। यहाँ पर नाभिकीय जो शक्ति केंद्र है वो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में।
तारापुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक। काकरापार, ये काकरापार कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। और नरौरा, ये अपने उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ पे, गौर करना। मैंने लिखा रावत भाटा, ये नाभिकीय शक्ति केंद्र हैं। नाभिकीय शक्ति केंद्र हैं। और एक तरफ है स्थान। ठीक। नाभिकीय शक्ति केंद्र और स्थान। सबसे पहले मैं उठाता हूँ रावत भाटा को। ये कहाँ पर है? नाभिकीय संयंत्र, ये राजस्थान में। इसके अलावा तारापुर, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा काकरापार लिखा था, ये कहाँ पर है? गुजरात में। इसके अलावा नरौरा भी लिखा था, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक। इसके अलावा और भी देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कैगा, नाभिकीय संयंत्र, ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे कैगा है कर्नाटक में। फिर मैं लिख रहा हूँ माही, माही बांसवाड़ा, ये कहाँ पर है? ये भी संयंत्र है, और ये पड़ेगा आपका बांसवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान। ठीक है। इसके अलावा मैं लिख रहा हूँ चुटका, आपने नाम सुना है? चुटका, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। फिर मैं एक और लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया कुडनकुलम। कुडनकुलम, क्या बता सकते हो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं नाभिकीय संयंत्र जो आप याद रखो। 65 में आ जाओ, 65 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पुरस्कार दिए हैं और व्यक्ति और संस्था दी है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार ये मिशेल बैचलेट को मिला है। स्कॉच 2024 नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अपर्णा सेन को मिला है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार भारत जगदेव और मरीना सिल्वा को मिला है। ये सारे के सारे मैच हैं। बिल्कुल सही है। 66 में आओ, 66 नंबर में। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डॉल्फिन सफारी निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? ये है वाराणसी, अपना वाराणसी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी करंट में बहुत कुछ घटनाएं हुई हैं, मैं ये घटनाएं लिख रहा हूँ, और आई होप इनके आप बताओगे घटना कहाँ घटी है। जैसे मैंने लिखा डॉल्फिन सफारी, ये कहाँ बनेगा? डॉल्फिन सफारी बनेगा वाराणसी में। वाराणसी। ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ पूर्वांचल का पहला स्किन बैंक। पूर्वांचल का, ओह सॉरी, पूर्वांचल नहीं है। पूर्वांचल तो आप चले जाओगे वाराणसी और आगे। मैं प्रदेश लिखता हूँ, प्रदेश का पहला स्किन बैंक। चलो बताओ, ये कहाँ है? ये कानपुर में, कानपुर के हैलट में। ठीक है। एक और मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा आईएसओ प्रमाणन, आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश का कौन सा है? पहला कमिश्नरेट बता सकते हो? ये है नोएडा। एक और मैं जस्ट वेट, एक और मैं लिखता हूँ। अच्छा, मैंने लिखा राज्य की पहली राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क, एकीकृत हरित शहरी सड़क, बताओ मुझे ये कहाँ पर है? ये है मेरठ में। ठीक। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 66 का सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अब आ जाओ 67। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश की योजनाएं, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना के अंतर्गत सही विकल्पों का चयन करो। ये दोनों ही योजनाएं राज्य में हरित विकास के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल ठीक है। उपवन योजना के अंतर्गत शहरों से गांवों तक वृक्षारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए हेरिटेज ट्री हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना के तहत 948 हेरिटेज वृक्षों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा विरासत वृक्ष यानी कि हेरिटेज ट्री ये प्रयागराज में है। ये गलत है, ये है वाराणसी में। इसमें आपका चौथा गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। ठीक है। अब आ जाओ और आगे। 68 में कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के लिए
अधिकतम ऋण राशि कितनी निर्धारित है? 20 लाख रुपए, 25 लाख। ध्यान दो, औद्योगिक क्षेत्र पूछ रहा है। तो इस योजना को उठाओ, जरा यहाँ पर आओ। मैं आपको पूरा डिटेल में इस योजना के बारे में बताता हूँ। योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। लिख लो हमारे साथ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अब मुझे बताओ, ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इस योजना के अंतर्गत जब भी कभी कोई लाभार्थी उद्योग स्थापित करने की बात करेगा तो उसे कितनी राशि, सहायता राशि दी जाती है? इसे दी जाएगी 25 लाख रुपए। अगर कोई व्यक्ति सेवा क्षेत्र के लिए लोन लेना चाहता है तो कितना रुपया मिलता है? इसे मिलता है 10 लाख रुपए। ठीक, भूलना नहीं है। अच्छा, ये जो लोन है ये कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? तो जो ऋण है ये बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, बैंकों द्वारा दिलाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मार्जिन मनी कितने रुपए का प्रावधान है? मार्जिन मनी, तो मार्जिन मनी है 25%। अब मुझे बताओ, अगर 25% मार्जिन मनी है तो फिर उद्योग क्षेत्र में कितनी मार्जिन मार्जिन मनी होगी? उद्योग क्षेत्र के लिए ये होगी 25 लाख रुपए ऋण मिल रहा था, 25% मार्जिन मनी, तो आंसर हो जाएगा 6.25 लाख रुपए। लाख रुपए। वहीं सेवा क्षेत्र के लिए अगर पूछे मार्जिन मनी, तो आप क्या बताओगे? सेवा क्षेत्र के लिए कितना रुपया मिल रहा था? 10 लाख, और 25% मार्जिन मनी है। आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए। ठीक। इस योजना का लाभ लेने अगर आप लेना चाहते हो तो आपको क्या पात्रता दर्शानी होगी? सबसे पहली पात्रता कि आप यूपी के निवासी हो। दूसरी पात्रता क्या होनी चाहिए? आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण कर लिया हो। और तीसरी पात्रता होनी चाहिए आप 18 से लेकर 40 साल की उम्र के मध्य हो। ठीक है, वापस आ जाओ। सही उत्तर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख। 69 देखो, कह रहा है मेरी बस मेरी सड़क पहल के संबंध में सही कथन की पहचान करो। यह पहल नगरीय परिवहन निदेशालय ने USAID और CEEW के साथ मिलकर शुरू की है। ठीक है। इस पहल के अंतर्गत USAID समर्थित क्लीनर एयर एंड बेटर हेल्थ परियोजना के तहत नगरीय परिवहन निदेशालय के मार्गदर्शन में 3 शोध अध्ययन प्रकाशित हुए हैं। ठीक है। 2031 तक प्रतिदिन 60 लाख यात्रियों को सेवाएं देने के लिए 12,000 से अधिक नगरीय बसों की आवश्यकता होगी। ये सारे के सारे सही हैं। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो, 70 नंबर में आओ। कह रहा है कि गुलाब बाड़ी का मतलब है गुलाबों का बगीचा। ठीक, याद रखो, गुलाबों का बगीचा। अच्छा, सवाल में पूछ रहा है इसके संबंध में सही कथन बताओ। ये लखनऊ में है क्या? नहीं, लखनऊ में तो नहीं है, ये है अयोध्या में। आगे कह रहा है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की यहाँ पर कब्र है। ये भी गलत है। यहाँ पर मकबरा है शुजा उद दौला का। शुजा उद दौला का यहाँ पर, हाँ ये है, मकबरा है। इसका निर्माण चारबाग शैली में किया गया है। क्या ये सही है? हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और दो सही होंगे, सॉरी एक और दो गलत होंगे। यहाँ पर कह रहा है सही कौन है, तो फिर ननाबीज हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है ना? चलिए अब आगे बढ़ो, 71 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति 2023 के अंतर्गत विचार करो और सही कथन पहचानो। राज्य में 10 करोड़ रुपए के खेल विकास कोष बनाया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए से खेल विकास कोष बनेगा। बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में 14 उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे जो एक एक खेल पर आधारित होंगे। 14 उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे, ये भी सही है। राज्य में 10 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाएंगे, ये गलत है। राज्य में 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाएंगे। केवल और केवल एक और दो सही है। 72 में आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। सरकार के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में डिफेंस कॉरिडोर के विकास करने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है, 72। दूसरे में आओ, जनपद के करबी के खुटिया गांव के पास इस डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। ये भी सही है। 102 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस डिफेंस कॉरिडोर में 33.6 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। सारे के सारे सही हो जाएंगे।
73 में आओ। 73 में कह रहा है कि राज्य वित्त आयोगों के अध्यक्ष दिए हैं और उनको कालानुक्रम में सजाना है। आनंद मिश्रा ये आएंगे सबसे लास्ट में, यानी पहला होगा सबसे लास्ट में। ए पार्ट इसका हमें लग रहा है सही होगा। फिर इसके अलावा तीसरा एस.ए.टी. रिजवी पहले आएंगे। एक मिनट, पहले आएंगे टी अंधर, है ना। एक मिनट इसको देख लूं। टी अंधर आएंगे, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे एस.ए.टी. रिजवी। एस.ए.टी. रिजवी कालानुक्रम में सजाना है आपको। फिर इसके बाद कौन आएगा, आएंगे अतुल कुमार गुप्ता। इन्हें एक एक गुप्ता भी कहा जाता है। और इसके बाद आनंद मिश्रा। ये आपका सही क्रम होगा। ठीक। 74 में आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74? कह रहा है राम प्रसाद बिस्मिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो शाहजहांपुर से संबंधित थे। उन्होंने किस वर्ष मैनपुरी षड्यंत्र और किस वर्ष काकोरी षड्यंत्र मामलों में अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिया था? 1918 और 1925, ये दोनों, यानी कि सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में दो तीन बातें याद रखो। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक। इनसे संबंधित तीन चार बातें याद रखो, पूछी जा सकती हैं आपसे। सबसे पहला कि जन्म, ये शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। इसके अलावा अगर हम आपसे माता संबंधी सवाल पूछें कि इनकी कौन थी, तो आप बताओगे मूलमती। मूलमती, ठीक है। और इन्होंने, इनसे संबंधित एक क्रांतिकारी संगठन है जो इस्टेब्लिश किया था, मातृ देवी। सवाल ये भी पूछा जाता है कि मातृ देवी नामक क्रांतिकारी संगठन को इस्टेब्लिश किसने किया था? क्रांतिकारी संगठन, इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे हाथ है बिस्मिल साहब का। 1918 ये मैनपुरी षड्यंत्र का हिस्सा थे। मैनपुरी षड्यंत्र। और इसके अलावा 1925 में काकोरी षड्यंत्र का ये हिस्सा थे। काकोरी षड्यंत्र, ठीक। अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। और 1927 में इनको फांसी दे दी गई थी। और फांसी कहाँ दी गई थी? ये दी गई थी गोरखपुर में। गोरखपुर में। तो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 75 में आओ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोडवेज के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को किन दो शहरों के मध्य संचालित की गई थी? ये हुई थी प्रयागराज से बाराबंकी कि लखनऊ से बाराबंकी? ये हुई थी लखनऊ से बाराबंकी। सी पार्ट सही है, ठीक। अच्छा, मुझे यहाँ से दो तीन सवाल बताओ, चलो, सड़क परिवहन से संबंधित। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, सड़क परिवहन निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्या बता सकते हो? कारपोरेट का कार्यालय कहाँ पर है? आप बताओगे लखनऊ में। इसके अलावा चलो एक मैं सवाल और पूछता हूँ, मुझे बताओ उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, क्या बता सकते हो ये कब इसका गठन हुआ था? आप गठन बताओगे 13 अगस्त को। वर्ष बता दो 2004, ठीक है। एक और मुझे कार्यशाला बताओ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? चलो देखो, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का निगम का केंद्रीय कार्यशाला, केंद्रीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है कानपुर में, ठीक है। याद रखो। चलिए वापस आ जाओ जरा। सी पार्ट इसका सही होगा। आगे बढ़ो 76 में। 76 इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के अंतर्गत दिए गए कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करो। टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 2 लाख से कम आबादी के नगरों में 12.5 एकड़ होगा। बिल्कुल सही है। 2 लाख से अधिक आबादी के नगरों में टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 एकड़ होगा। ये भी सही है। इस नीति के अंतर्गत, एक मिनट, 20 एकड़ होगा, ये गलत है। 20 एकड़ नहीं, यहाँ पर 25 एकड़ होना चाहिए। ये 25 एकड़ होगा, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत टाउनशिप के अधिकतम क्षेत्रफल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो दूसरा गलत है, एक और तीन केवल सही हो जाएंगे।
आगे देखो 77 कह रहा है यूपी यूपीएसटीडीसी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका मतलब है उत्तर प्रदेश राज्य स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। विकास निगम इसको स्टैब्लिश किया गया था 1974 में। 78 देख लो जरा। आ जाओ 78 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष मुझे बता दो। पहले अध्यक्ष मैथ्यू नहीं थे, डक नहीं थे, ड्रैक ब्रोकमैन थे। यही सही होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देखो, सारे तथ्य मैं एक जगह लिखे दे रहा हूं, आप याद रखना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में। गठन मुझे बताओ सबसे पहले। आप बताओगे 1 अप्रैल 1937। मुख्यालय कहाँ पर है, ये कहाँ पर है स्थापित किया गया, तो आप बताओगे प्रयागराज में है। हालांकि इलाहाबाद कहा जाता था इसे। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तब इसमें एक अध्यक्ष होता था और इसके 2 सदस्य होते थे। ठीक है। ये जो एक अध्यक्ष था, ये पहला था ड्रैक ब्रोकमैन। इसको कहते थे डीएल, डीएल ड्रैक ब्रोकमैन। ये पहला अध्यक्ष था। और इसके पहले सचिव कौन थे बता सकते हो आप? इस आयोग के पहले सचिव ये थे महेशानंद घिल्डियाल। महेशानंद घिल्डियाल ये इसके सचिव थे। अच्छा, एक सवाल मुझे और बताओ। कौन सा सन है जब पीसीएसजे जुडिशरी वाला, इसे लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित कर दिया गया था? लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया। ये किस वर्ष घटना घटी थी जब पीसीएसजे को पीसीएस के थ्रू स्थानांतरित किया गया था? 1939 40 याद रखिएगा। 1939-40 में। ठीक। आगे बढ़ो जरा 79 में आओ। क्या कह रहा है? कह रहा है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के संबंध में सही कथन की पहचान करो। उत्तर प्रदेश में जैन अल्पसंख्यक राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है। इसकी स्थापना 2010 में नहीं हुई थी, 2008 में हुई थी। दूसरा गलत है। बरेली में नहीं है ये है मुरादाबाद में। मुरादाबाद में। तो केवल और केवल एक सही है। ठीक है। 80 देखो। कह रहा है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत बुंदेलखंड और पूर्वांचल में स्टाम्प ड्यूटी छूट कितनी है? 75 है, 50 है, 25 है, 10 है या फिर 100 है? आओ देखो। इस नीति को दो तीन बातें आप समझ लो। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश, लिख लो जरा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति, रोजगार प्रोत्साहन नीति। और ये नीति है 2022 की। इस नीति के तहत मैं दो तीन बातें आपको डिफाइन कर दूं। एक तरफ लिखो कैटेगरी। यहाँ से सवाल आपसे दो तीन बार पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही, नई एजेंसी के द्वारा। ये याद रखिएगा। कैप एक तरफ कैटेगरी और एक तरफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट इस नीति के तहत निर्धारित किया गया है, तो लार्ज कैटेगरी में 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज किया गया है। ये तो लार्ज श्रेणी है। अच्छा, मेगा कैटेगरी, मेगा श्रेणी के अंतर्गत 200 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सुपर मेगा, सुपर मेगा कैटेगरी में 500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक रुपए निर्धारित किए गए हैं। सुपर मेगा के अलावा अल्ट्रा मेगा, अल्ट्रा मेगा के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है, तो आप क्या बताओगे? ये 3000 करोड़ रुपए से भी ऊपर। अगर आपसे पूछे कैटेगरी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो आप ये टेबल याद रखिए। यहाँ से दो तीन बार सवाल पूछे गए। चलिए, अब एक बात और लिख लो। स्टाम्प ड्यूटी में छूट,
स्टाम्प ड्यूटी में छूट। अगर आपसे पूछे कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए इस नीति के अंतर्गत कौन सी, यही औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी में छूट कितनी दी गई है? सबसे पहला बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए ये दी गई है 100%। दूसरा, मध्यांचल के लिए, मध्यांचल और पश्चिमांचल के लिए कितनी छूट दी गई है? 75%। और गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, गाजियाबाद के लिए कितनी छूट दी गई है? तो आप बताओगे 50%। अब वापस आ जाओ, आपसे पूछ रहा है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड, तो आंसर हो जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 81 में। देखो, कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ये रायबरेली से हैं, कासगंज से हैं, हमीरपुर से हैं या फिर बलरामपुर से हैं। एक क्षेत्र है दौलतपुर, दौलतपुर। और ये जो दौलतपुर है ये रायबरेली में पड़ता है। डी पार्ट सही है। ठीक है, जिला रायबरेली है और उत्तर प्रदेश का गांव है दौलतपुर। नेक्स्ट देखो 82, उत्तर प्रदेश ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग के संबंध में सही कथन की पहचान करो। प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की स्थापना 1952 में हुई थी। आगे कह रहा है शुरुआती दौर में यह विभाग स्ट्रीट प्लानिंग और इमारतों की डिजाइन आदि का कार्य करता था। यह विभाग राज्य सरकार के प्रति आवासीय और नगर नियोजन विभाग से संबंधित मामलों की तकनीकी सलाह देता है। तो इसमें सही क्या होगा? ग्राम नियोजन विभाग 1952 में नहीं बना था, नगर और नियोजन विभाग 1948 में बना था। तो ए पार्ट गलत है, दूसरा और तीसरा सही होगा। आगे देखो 83, इसमें कह रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये संबंधित हैं? अशफाक उल्ला खां हैं, पांडे साहब हैं, हजरत महल हैं या फिर देवी सिंह हैं? ये हैं उल्ला साहब। ठीक है, अशफाक उल्ला खां सही विकल्प चुनिए। उत्तर प्रदेश में वित्त निगम की स्थापना 1957 में हुई थी क्या? वित्त निगम पूछ रहा है तो ये होगा 1954। ये गलत है, पहला वाला। यूपीएफसी यानी उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो कार्यालय है वो कानपुर में है। और आगे पढ़ो, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन ब्यूरो, इसको 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है, तो 2 और 3 सही होगा। ठीक। और उत्तर प्रदेश वित्त निगम ये 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, ये जो 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था किस अधिनियम के तहत बना था, क्या बता सकते हो? 1951 का अधिनियम था, उसे कहते हैं राज्य वित्त निगम अधिनियम। राज्य वित्त निगम अधिनियम। ठीक। आगे बढ़ो जरा। यहाँ कह रहा है एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म ये कब शुरू हुआ था? ये 2017 में शुरू हुआ था। आपने बजट 2025-26 पढ़ा होगा, इसके बारे में सरकार ने जानकारी दी है। चलिए, मैक्रो क्या है? छोटे एड ऑन प्रोग्राम जो आपको उनकी आवश्यकता पड़ने के बाद में स्थापित किए जा सकते हैं। तो मैक्रो क्या है? मैक्रो दरअसल ये स्वचालित अनुक्रम का पूर्व निर्धारित अनुक्रम होता है। दरअसल ये क्रियाओं के समूह होते हैं और वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड में ये तैयार किए जाते हैं। आगे क्या कह रहा है? बी में उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म है, निम्न लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म है। ये डी पार्ट सही होगा। वीबीए क्या होता है यहाँ पे? वीबीए का मतलब होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, आगे देखो 87 में, इसमें कह रहा है बाईं तरफ बाएं कॉलम में ओएस एक्सट्रैक्शन का मिलान करो और दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों को दिया गया है, तो आपको इनको मिलान करना है। सबसे पहले थ्रेड देखो, थ्रेड क्या है? वास्तव में सीपीयू की एक साथ कई कार्य करने की ये अनुमति देता है। तो थ्रेड का संबंध है सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। वर्चुअल, आपने वर्चुअल एड्रेस स्पेस पढ़ा होगा, एक एड्रेस स्पेस पढ़ा होगा और वो भी वर्चुअल। ये क्या है? वास्तव में ये मेमोरी से संबद्ध होता है, तो वर्चुअल हो जाएगा मेमोरी से रिलेटेड। फाइल सिस्टम ये डिस्क से संबंधित होता है और साथ ही साथ सिग्नल ये इंटरप्ट से संबंधित होता है, या हम कहें इंटरसेप्ट, सॉरी।
तो खैर ये 87 में ए का हो जाएगा तीसरा, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, सी पार्ट इसका सही होगा। और आगे बढ़ो जरा, 88 में देख लो। ओएसआई मॉडल की लेयरों में सबसे निचली लेयर के ऊपर की ओर के क्रम में मिलान करने पर सही विकल्प पहचानो। ओएसआई मॉडल की मैंने 7 लेयर्स आपको बताई थी। कौन-कौन सी? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, दूसरी बताई थी प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी बताई थी सेशन लेयर, चौथी बताई थी ट्रांसपोर्ट, पांचवी मैंने और आपको बताया था नेटवर्क, फिर बताया था डेटा लिंक, इसके बाद बताया था फिजिकल। तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से लेयर हैं। ठीक, आपसे पूछा है कि सबसे निचली से ऊपर की ओर क्रम में सजाओ। तो सबसे निचली कौन हो जाएगी? यहाँ पर इस ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा। पहले फिजिकल आएगी, सबसे नीचे फिजिकल, इसके बाद आएगा डेटा लिंक, इसके बाद आएगा नेटवर्क और इसके बाद आएगा ऊपर ट्रांसपोर्ट। ठीक, ए पार्ट सही होगा। मॉडेम के संबंध में 89 देखो, मॉडेम के संबंध में गलत विकल्प का चयन करो। कह रहा है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। दूसरा कह रहा है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। तीसरा कह रहा है मॉडेम की गति को बिट पर सेकेंड या बार्ड में मापा जाता है और मॉडेम सिग्नलों को एक साथ मॉड्यूलेट नहीं कर सकता। ये गलत हो जाएगा। जस्ट वेट, एक साथ मॉड्यूलेट नहीं कर सकता, है ना? तो इसमें 1 2 3 सही है, इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही हैं। जस्ट वेट, 1 मिनट, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, गलत पूछ रहा है। तो उपर्युक्त सभी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि गलत है 4, सी पार्ट होना चाहिए इसका, है ना? सी पार्ट होगा। आगे देखो, एक नेटवर्क 10 नोड्स को एक साथ जोड़ने के लिए पूरी तरह से परस्पर जुड़े जाल टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। इसमें आवश्यक लिंक की संख्या बताओ। आवश्यक लिंक की संख्या मैंने जब आपको कंप्यूटर का बैच पढ़ाया था, तो उसमें बताया था एक फ़ॉर्मूला n-1/2। आंसर हो जाएगा 10, 10 - 1 यानी कि 9/2। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 45। आंसर हो जाएगा 45। ठीक, सी पार्ट इसका सही होगा। और आगे बढ़ो, 91 में आ जाओ। 91 कह रहा है डोमेन नेम सिस्टम के संबंध में गलत कथन की पहचान करो। 1983 में पहली बार डोमेन नाम प्रणाली आविष्कार पॉल मैकापेट्रिस ने किया था। बिल्कुल ठीक है। आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डीएनएस कहलाती है। ये गलत है, ये गलत है। ये क्या करता है? दरअसल ये डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है, उल्टा लिख दिया है। डोमेन नाम को ये आईपी एड्रेस में बदलता है। ठीक, तो दूसरा गलत है। आगे क्या कह रहा है? BINT, इसका पूरा नाम है बर्कले इंटरनेट डोमेन नेम। ये 1 और 3 ये सही होगा, सी पार्ट। जस्ट वेट, आपसे पूछा क्या है? 1 मिनट, पूछा है गलत कथन बताइए। तो गलत कथन है केवल 2, तो डी पार्ट सही होगा, है ना? आगे देखो, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने वाला क्या कहलाता है? सेंध लगाने का कार्य क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हैकिंग। 93, पीसीआई, इसे कहते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरनेट इंटरकनेक्ट। तो डी पार्ट सही हो जाएगा। 94 में आ जाओ, क्या कह रहा है? नियंत्रक इकाई सीयू, कंट्रोल्ड यूनिट और एएलयू को एक साथ सामान्यतया क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कंप्यूटेशनल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, स्ट्रीमिंग, इसे कहा जाता है प्रोसेसिंग यूनिट। 95, ये सिंपल सवाल में आते हैं। 95, दो सेट दिए हैं और इनको आपको मैच कराना है। कंपाइलर क्या करता है? ये भाषा संसाधक है। ध्यान दीजिए, फंक्शन, दरअसल फंक्शन को आमतौर पर दो तरीके से बुलाया जाता है, दो टाइप्स। पहला क्या है? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, और दूसरा है कॉल बाय प्रीफरेंस। ठीक है, कॉल बाय प्रीफरेंस। जस्ट वेट, कॉल बाय रेफरेंस होता है, रेफरेंस। तो ये हो जाएगा इसका जस्ट वेट, फंक्शन का हो जाएगा IRU, तो गलत होगा। एक्सटेंडेड मशीन भी नहीं होगा। भाषा संसाधक कंपाइलर का हो चुका है। फंक्शन का होगा कॉल बाय वैल्यू, ये सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में ये एक्सटेंडेड मशीन है। और पेजिंग, पेजिंग IRU से संबंधित है। ए पार्ट सही होगा।
अब आप इसमें मैच करा लो। अच्छा, मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूँ कंप्यूटर में ही। इसमें एक शब्द लिखा था पेजिंग। पेजिंग का प्रयोग आईआरयू के लिए किया जाता है। अच्छा, एक मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, ये शायद आपने पढ़ा होगा। इसे कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक, मुझे ये बताओ ये है क्या? वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग होने वाली एक तकनीक है। ध्यान देना, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली एक ये तकनीक है। और होता ये है कि जब भी कभी भौतिक मेमोरी भर जाती है, जब भी कभी फिजिकल मेमोरी भर जाए, ठीक है, तो इसे मेमोरी की कुशलतापूर्वक इसके द्वारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के द्वारा प्रबंधित किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसे मेमोरी की तो इसे मेमोरी की कुशलतापूर्वक या मेमोरी को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाता है। कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाता है। बात समझ पा रहे हो आप? यहाँ तक। अच्छा, प्ले पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स भी कुछ होती हैं, जैसे आपने उन टेक्निक्स का नाम पढ़ा होगा। जैसे एक पढ़ा होगा फीफो, FIFO। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, इसके फुल फॉर्म्स याद रखना। दूसरा, इसको कहते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। इसके अलावा एक तीसरा और होता है, इसे कहा जाता है LRU। फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखो। लीस्ट, आर का मतलब हो जाएगा रीसेंट और यू का मतलब हो जाएगा यूज्ड। और एक होता है MRU, इसे कहते हैं मोस्ट रिसेंटली, लिख लो यहाँ पर, है ना, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। इसे कहते हैं मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये सारे के सारे फुल फॉर्म याद रखो, ये सारे के सारे हैं पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक्स। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 96 में आओ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में पर्यवेक्षित शिक्षण के बारे में सही कथन का चुनाव करो। पर्यवेक्षित शिक्षण सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल इनपुट आउटपुट युग्मों के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर सीखता है। ठीक है, पर्यवेक्षित शिक्षण मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए लेबल किए गए डेटा का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। पर्यवेक्षित शिक्षण एल्गोरिदम का उपयोग वर्गीकरण कार्यों के लिए नहीं किया जाता, ये गलत है। दरअसल जब आप सुपरवाइज्ड का टाइप्स पढ़ते हो तो एक उसमें टाइप होता है क्लासिफिकेशन और एक टाइप होता है रिग्रेशन। ठीक, ये दोनों ही मैंने आपको पढ़ाए हैं विद एग्जांपल्स, तो याद रखिए। आप इसको कंप्यूटर के वैसे पढ़ सकते हो। तो ये गलत हो जाएगा। पर्यवेक्षित शिक्षण में ओवरफिटिंग एक सामान्य अवस्था है। ध्यान दो, मैंने आपको ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग दोनों ही पढ़ाए थे। मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग क्या होता है और अंडरफिटिंग क्या होता है। मशीन लर्निंग, इसकी प्रॉब्लम्स हैं कुछ। एक प्रॉब्लम है ओवरफिटिंग और एक है, इसे कहते हैं अंडर फिटिंग। ठीक, ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई मॉडल प्रशिक्षण डेटा से बहुत ज्यादा सीख ले, बहुत अधिक सीखे। और अंडरफिटिंग क्या होता है? ये ओवरफिटिंग का ही एक विपरीत होता है, ओवरफिटिंग का ही एक उल्टा रूप होता है अंडरफिटिंग। तो अब यहाँ पर आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 96, इसका पहला और दूसरा। और पर्यवेक्षी शिक्षण में ओवरफिटिंग एक सामान्य समस्या होती है। ठीक है, 1, 2 और 4 इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 97, नॉर गेट को सार्वभौतिक लॉजिकल गेट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है, ए पार्ट सही हो जाएगा। और आगे अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्यों किया जाता है, क्योंकि ये इसका सही पार्ट है। आगे बढ़ो 98 में। कह रहा है कि मोजिला फायरफॉक्स में मोजिला वी विकल्प का प्रयोग बहुत से कंप्यूटरों में सिंक्रोनाइज करने की क्षमता होती है। हाँ, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड आपकी सामान्य क्रोम विंडो से अलग विंडो में चलता है। iTunes ये गूगल का उत्पाद, ये गलत है, यही गलत है। iTunes ये उत्पाद है एप्पल का।
ठीक है? हाँ, आगे बढ़ो ज़रा 99। निम्नलिखित में से फ़िशिंग के प्रकार ये दिए हैं और उनके उद्देश्य दिए हैं, सुमेलित करो। विशिंग, इसका मतलब होता है वॉइस फ़िशिंग। तो ए का कह रहा है कि सुमेलित करो, सुमेलित विकल्प का चयन करो। तो विशिंग एसएमएस के माध्यम से नहीं जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर होगा वॉइस फ़िशिंग। स्पीयर फिशिंग, इसका मतलब क्या होता है, किसी खास व्यक्ति या संगठन को इसमें टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें ईमेल के माध्यम से बोल रहा है, ये गलत है। वेलिंग, कंपनी के प्रमुख को टारगेट किया जाता है, हाँ ये सही है। क्लोन फिशिंग, क्लोन फिशिंग में क्या होता है, दरअसल हमलावर एक लिंक जोड़ता है और फिर आपकी जानकारी को बदल देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी पार्ट इसका सही होगा। 100 में क्या कह रहा है, कह रहा है एमएस एक्सेल में निम्न में से किन फंक्शन का उपयोग करते हैं दो स्ट्रिंग्स को मिलाने के लिए। ये है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट फंक्शन। यहाँ पर मिस टाइपिंग एरर हो गई है। एग्जैक्ट ही लिखो यहाँ पे, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं दो स्ट्रिंग को मिलाने के लिए, बी पार्ट इसका सही होगा। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस थे मॉक नंबर 6। इसके बाद हम लोग मॉक 7 करेंगे। और अगर आपको इनको ऑनलाइन अटेम्प्ट करना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में, लिंक आपको दे दी गई है, आप इस एप्लीकेशन में आके और इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ धन्यवाद।